नमस्कार दोस्तों, बजट हम डिस्कस कर रहे थे और ये हमारा देखो पार्ट सेकंड है। पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि बजट में ना इस बार 4 चीज़ों पे मेनली फोकस किया गया है। एग्रीकल्चर, दूसरे नंबर पे एमएसएमई, तीसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट और चौथे नंबर पे एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चर और एमएसएमई के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और अब इन्वेस्टमेंट की बारी है। कहाँ कहाँ पे सरकार इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इस बार के बजट में यह बोला गया एक न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसकी घोषणा तो देखो हालांकि पहले ही हो गई थी, बजट में आप कह सकते हो इसे रिपीट कर दिया गया है। पॉइंट यह है एक न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च किया जाएगा ताकि स्मॉल जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं ना उनके ऊपर R&D हो सके। आप बोलोगे सर ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं? देखो जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना उनका 1/3 होते हैं ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। उतने बड़ा तामझाम नहीं होता, छोटे होते हैं। मान लीजिए 1000 मेगावाट के होते हैं ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर, लेकिन ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 300 मेगावाट तक के होते हैं। इन्हें ना फैक्ट्री में बना लो और फिर जहाँ पे सेटअप करना है फैक्ट्री से ले जाके वहाँ पे सेटअप कर दो। लेकिन जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनको फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। जहाँ पे सेटअप करना है उसी जगह पे उसको बनाना पड़ेगा। ये फ़र्क है। चूंकि इनको देखो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करके सेटअप किया जा सकता है तो रिलेटिवली ये ज़्यादा इजी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कैरी करना आसान है। इसी वजह से सरकार स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे फोकस कर रही है। सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2033 आने से पहले ना कम से कम 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होने चाहिए जो देसी हों, मतलब जो इंडिजिनस टेक्निक से डेवलप किए गए हों। ऐसे 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होने चाहिए 2033 आने से पहले। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है शिप बिल्डिंग से संबंधित। देखो बड़े बड़े जो जहाज होते हैं ना, शिप्स होते हैं जो समुद्र में चलते हैं, इंडिया में ना वैसे शिप्स बहुत कम बनते हैं। हमने ना एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था ये बड़े बड़े जो शिप्स जो होते हैं ना इनको बनाने की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है और हमारे देश में जो शिप बिल्डर हैं उनको आसानी से लोन नहीं मिलता क्योंकि ये जो शिप्स हैं ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिस्ट में नहीं आते। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 10 साल के लिए 15 साल के लिए लोन मिल जाता है, बट ये शिप्स इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्ट में आते ही नहीं है। इस वजह से इनके नाम पे इनको गिरवी रख के लोन नहीं लिया जा सकता। ऐसी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की थी एडिटोरियल वाले आर्टिकल में। लगता है वो जो आर्टिकल है ना हमारी वित्त मंत्री ने भी पढ़ लिया है। तो अब प्रोविजन क्या किए गए हैं, बजट में बोला गया है एक शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी को रिवाइज किया जाएगा ताकि कॉस्ट जो बहुत ज़्यादा आती है ना किसी भी कंपनी को शिप मैन्युफैक्चर करने में, शिप बनाने में, उस कॉस्ट को थोड़ा कम किया जा सके। समझे? आज बहुत कम लोग शिप बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो सरकार अपनी तरफ से कुछ इंसेंटिव दे देगी, कुछ टैक्स वगैरह कम कर देगी, कुछ आप यूँ कह सकते हो अपनी तरफ से कुछ क्रेडिट दे देगी ताकि उस कंपनी को जो जहाज बना रही है ना उसको कम लागत आए, उसकी लागत थोड़ी कम हो जाए। सरकार अपनी तरफ से हेल्प करेगी शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी के अंतर्गत। अब एक और एग्जांपल दिया जाता है, जैसे देखो सरकार कैसे हेल्प करेगी। अब देखो कोई जहाज है अभी यूज करने लायक नहीं है, कोई जहाज है वो अभी यूज करने लायक नहीं है। सरकार कहती है आप ना उस जहाज को अगर तोड़ोगे ना, कहां पर? शिपिंग यार्ड में जाके। शिपिंग यार्ड मतलब वो जगह होती है जहां पे जहाज वगैरह को तोड़ा जाता है। जो जहाज यूज करने लायक नहीं होते ना उनको तोड़ने के लिए अलग से एक शिप ब्रेकिंग यार्ड होते हैं। शिप ब्रेकिंग यार्ड, यहां पे जहाजों को तोड़ा जाता है। जो काम वाली चीजें होती है ना जो यूज होने लायक हैं वो निकाल ली जाती हैं इन शिप ब्रेकिंग यार्ड्स में। तो ये बोला गया है बजट में कि पुराने जो जहाज है ना जो अब यूज करने लायक नहीं है, अगर उनको शिप ब्रेकिंग यार्ड में तोड़ा जाएगा ना तो फिर देखो सरकार उनको ना कुछ क्रेडिट देगी। सिर्फ एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं। जैसे सरकार ने बोल दिया कि आप अपना शिप ब्रेकिंग यार्ड में आके तोड़वाओगे तो जितना कबाड़ में बेचने पे उससे आपको प्राप्त होगा ना उसका 40% क्रेडिट हम आपको दे देंगे जो आप यूज कर सकते हो जब आप एक नया शिप मैन्युफैक्चर करोगे। फॉर एग्जाम्पल कबाड़ में वो शिप बिकेगा 100 करोड़ का, नहीं 100 करोड़ तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, 10 करोड़ मान लीजिए, चलो
चलो 100 मान लीजिए, समझने के लिए कुछ भी मान लो यार। 100 करोड़ का शिप मान लीजिए बिकेगा कबाड़ में, तो सरकार ने बोल दिया कबाड़ में जितना बिकेगा उसका 40%, कबाड़ में बिकेगा 100 करोड़ का तो उसका 40%, 40 करोड़ हो गया। तो सरकार की तरफ से 40 करोड़ का क्रेडिट मिल गया। अगर वो कंपनी नया शिप मैन्युफैक्चर करेगी तो ये पैसे मिलेंगे 40 करोड़, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। आप बोलोगे सरकार को क्या फ़ायदा होगा, तो इसके जो पुराने पार्ट्स हैं वो भी तो निकाले जाएंगे ना, वो यूज़ हो जाएंगे। तो सर्कुलर इकोनॉमी भी इससे प्रमोट होगी। सर्कुलर इकोनॉमी जिसमें ना रीयूज और रिसाइकल पे ज़्यादा फोकस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ अब ये देखो बड़े बड़े जो शिप्स हैं ना, लार्ज शिप्स जो एक निश्चित साइज से ज़्यादा जिनका साइज है, उनको देखो इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में डाल दिया गया है। अब ऐसे बड़े बड़े शिप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्ट में डाला गया है तो उनके नाम पे अब लोन लेना ज़्यादा आसान होगा। नेक्स्ट, शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स डेवलप किए जाएंगे। शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स जैसे देखो जहाज़ बनाने वाली जो कंपनीज है ना, उनको एक ही जगह पे सारी सुविधाएं मिल जाए। मतलब मान लीजिए शिप बिल्डिंग से संबंधित इंजीनियर हैं, शिप बिल्डिंग से संबंधित ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, शिप बिल्डिंग से संबंधित रॉ मटेरियल है, कुछ इक्विपमेंट्स हैं, सब कुछ उनको एक ही जगह पे मिल जाए और सारी शिप बिल्डिंग की कंपनीज वहीं पे आ जाएं। तो ये क्या होगा, ये क्लस्टर होगा शिप बिल्डिंग का। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज का क्लस्टर होता है ना, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का क्लस्टर होता है। जहाँ पे बड़ी कंपनी है मारुति, वहीं पे स्टीयरिंग बनाने वाली कंपनी है, वहीं पे ब्रेक बनाने वाली कंपनी है, सबकी फैक्ट्रीज वहीं पे हैं एक ही जगह पे। तो ऐसा क्लस्टर बनाया जाएगा शिप बिल्डिंग से संबंधित। नेक्स्ट, एक फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, और इस फंड का जो कॉर्पस होगा कितना होगा, 25,000 करोड़ का। क्या करेगा ये फंड? इस फंड का मकसद देखो वही है जो अभी हमने डिस्कस किया, शिप बिल्डिंग हमारे देश में ज़्यादा हो ये इंश्योर करना, शिप को रिपेयर करने की फैसिलिटीज़ वो डेवलप करना, ये सब। तो इस फंड में ना सरकार देगी 49% पैसा, मतलब 49% हिस्सेदारी सरकार की तरफ से। बाकी देखो जो पोर्ट्स वगैरह हैं वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे और प्राइवेट सेक्टर से भी पैसे आएंगे। सरकार का लक्ष्य ये है, इंडियन फ्लैग वाले जो शिप्स हैं ना, उनका देखो कॉमर्शियल शिपिंग में जो शेयर है ना, कम से कम 20% हो 2047 आने से पहले। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो बिहार से संबंधित है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इस साल के बजट में काफ़ी प्रोविजंस अनाउंस किए गए हैं। पहला तो देखो बिहार में ना नए एयरपोर्ट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ये एयरपोर्ट्स देखो ग्रीन फील्ड होंगे। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स वो एयरपोर्ट होते हैं जो नए सिरे से इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। एक तो यूं है देखो, पहले से कोई एयरपोर्ट बना हुआ है उसको थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया। ग्रीनफील्ड मतलब नए सिरे से ज़मीन ली गई, खरीदी गई और वहाँ पे पूरा एयरपोर्ट की बिल्डिंग, रनवे, सब कुछ सारा ही नया हुआ, वो होते हैं न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। इसके साथ साथ पटना एयरपोर्ट जो अभी काफ़ी पुराना हो चुका है, कैपेसिटी काफ़ी कम है, पटना एयरपोर्ट को एक्सपेंड किया जाएगा। एक और एयरपोर्ट है ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट होगा, ये बिहता। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट मतलब ऑलरेडी वहाँ पे एयरपोर्ट है, उसको अपग्रेड किया जाएगा या फिर कैपेसिटी इंक्रीज की जाएगी, या फिर अभी कॉमर्शियल का है तो उसे सिविलियन पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब होता है ब्राउनफील्ड में। ऑलरेडी है एयरपोर्ट लेकिन अब उसको थोड़ा स्केल अप करना है, तो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट डेवलप किया जाएगा बिहता में। इसके अलावा नेक्स्ट वेस्टर्न कोसी कैनल प्रोजेक्ट, इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को मदद करेगी। ये कोसी रिवर है, नेपाल से आती है, इस प्रकार से गंगा में मिल जाती है। तो ना वेस्टर्न कोसी कैनल ERM प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा। ERM का मतलब जानते हो क्या होता है? E फॉर एक्सटेंशन, R फॉर रेनोवेशन और M फॉर मॉडर्नाइजेशन। तो ये सब होगा इस वेस्टर्न कोसी कैनल प्रोजेक्ट में। मतलब कैनल से संबंधित प्रोजेक्ट है, इसको थोड़ा और बेहतर बना दिया जाएगा ताकि आसपास के रीजन में जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा पानी मिले, वो इरिगेशन ज़्यादा अच्छे से कर सके अपने खेतों में। तो ये है वेस्टर्न कोसी कैनल प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट एक ना फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा, स्पेशल स्वामी फंड। ये स्वामी फंड 2 होगा। सबसे पहले आप ये समझिए, ये जो वर्ड है स्वामी फंड, इसमें स्वामी की फुल फॉर्म क्या है? स्वामी की फुल फॉर्म है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। फिर से रिपीट करता हूं, स्वामी की फुल फॉर्म
स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ ये फंड करेगा क्या। देखो बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, काम रुक गया, फॉर एग्जाम्पल बिल्डर के पास ना पैसे कम पड़ गए, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग जिसमें मान लीजिए 150 फ्लैट्स हैं, वो बिल्डिंग आधी अधूरी पड़ी है। अभी आप जाते हो तो देखते भी होगे, ऐसी बिल्डिंग पड़ी होती है, बस कुछ नहीं बनी पड़ी है, ढांचा बना हुआ है, काम बीच में रुका पड़ा है क्योंकि बिल्डर के पास पैसे खत्म हो गए। तो ये स्वामी फंड 2 जो है, ये देखो ऐसे बिल्डिंग्स को ना कंप्लीट करवाएगा जो अधर में पड़ी हुई हैं। अब ऐसी बिल्डिंग्स जब बन जाएंगी तो जाहिर तौर पे अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स मिलेंगी लोगों को और उनको घर मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर पैसा लगाएगा कौन इस फंड में? देखो इस फंड में पैसा सरकार लगाएगी, बैंक लगाएंगे, प्राइवेट इन्वेस्टर्स लगाएंगे और फिर इस फंड के थ्रू जो रुकी हुई बिल्डिंग्स हैं उनका काम स्टार्ट करवाया जाएगा, कंप्लीट करवाया जाएगा और वो बेच दी जाएंगी मिड इनकम वाले लोगों को, फ्री में नहीं दी जाएगी। तो देखो पहले भी सरकार ने ये फंड लॉन्च किया था, स्वामी फंड 1, उससे ना ऑलमोस्ट 50,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए, 40,000 और कंप्लीट होंगे स्वामी फंड 1 के थ्रू। अब सरकार ने स्वामी फंड 2 लॉन्च कर दिया, सीक्वल आ गया, जैसे मूवीज़ का सीक्वल आता है ना, तो सीक्वल आ गया और इस स्वामी फंड 2 के थ्रू 1 लाख जो हाउसिंग यूनिट्स अदर में है वो कंप्लीट होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार ना अलग अलग राज्यों के साथ मिलके टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप करेगी। इसके लिए ना जो राज्य सरकारें हैं वो देखो यूनियन गवर्नमेंट को ना ज़मीन देंगी ताकि उस ज़मीन पे इंफ्रास्ट्रक्चर यूनियन गवर्नमेंट डेवलप कर सके, जैसे सड़कें इत्यादि हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के थ्रू लोगों को ना ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, जैसे गाइड की ट्रेनिंग, होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, ताकि ना स्किल हासिल करने के बाद लोगों की ना होटल्स में और दूसरी जगह पे एज ए गाइड जॉब लग सके। अब देखो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो ये टॉप 50 डेवलप की जाएंगी ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर को ना होम स्टे के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। तो सरकार कहती है आप चिंता मत करो, हम आपको ना मुद्रा लोन देंगे, इसलिए इस पर्पज़ के साथ में कि आप अपने घर को होम स्टे में कन्वर्ट कर सको। मुद्रा लोन में क्या होता है, सरकार छोटे व्यापारियों को लोन देती है कम ब्याज रेट पर, तो फिर होम स्टे बनाने के लिए भी अब मुद्रा लोन मिलेगा। ट्रैवल कनेक्टिविटी इंप्रूव की जाएगी टूरिस्ट साइट्स तक, नॉर्मल पॉइंट है। और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव होंगे स्टेट्स के लिए, वो ना टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कैसे मैनेज करते हैं। जैसे यूपी सरकार है, वो अयोध्या तो थोड़ा स्पिरिचुअल प्लेस हो गया, धार्मिक प्लेस हो गया, जैसे आगरा है, ताजमहल है, तो ताजमहल को यूपी की सरकार कैसे मैनेज करती है? अगर अच्छे से मैनेज करती है तो उनको और ज़्यादा इंसेंटिव मिलेंगे यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि ना अच्छे से स्टेट गवर्नमेंट्स मैनेज करें टूरिस्ट साइट्स को, वहाँ पे एमिनिटीज़ अच्छी दें, क्लीनिनेस हो। जैसे इंदौर गया था मैं, आपको पता है इंदौर जो हर बार फर्स्ट आ जाता है सफाई के मामले में, वास्तव में वहाँ पे सफाई बहुत अच्छी है। और देखो ये सिर्फ सरकार की बदौलत नहीं है, ये जन भागीदारी की बदौलत है। मुझे दिखा कि इंदौर के जो लोग हैं वो खुद काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं सफाई के प्रति। तो ऐसी ही सोच अगर देखो देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिले तो कितना बढ़िया हो, फिर हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और बढ़िया हों और टूरिस्ट आएँ। एक आर्टिकल जो मैंने डिस्कस किया था ना गोवा वाला, गोवा में फॉरेन टूरिस्ट कम आ रहे हैं, उसके पीछे काफ़ी रीजन्स हमने डिस्कस किए थे। साफ़ सफाई कम है, बीच पे कूड़ा करकट है, फिर लोकल टैक्सी माफिया वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था। तो मुझे बहुत दुख हुआ था वो आर्टिकल डिस्कस करके। मुझे लगा यार हमारा मुकाबला श्रीलंका, थाईलैंड, इन देशों के साथ में है जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं और हम समझ नहीं रहे हैं चीज़ों को। थोड़ा सिविक सेंस भी अपने को इम्प्रूव करनी पड़ेगी। फिर देखो कुछ नॉर्मल पॉइंट्स, जैसे ई वीज़ा फैसिलिटीज़ जो हैं, ई वीज़ा फैसिलिटीज़ या फिर वीज़ा फ्री प्रोविज़न किया जाएगा कुछ टूरिस्ट ग्रुप्स के लिए, ताकि वो ज़्यादा आसानी से इंडिया में आ सकें। भगवान बुद्ध की लाइफ से जुड़े जो प्लेसेस हैं ना, उन पे स्पेशल ध्यान दिया जाएगा ताकि ज़्यादा बुद्धिस्ट टूरिस्ट हमारे देश में आए। भगवान बुद्ध से जुड़ी बहुत सारी साइट्स हैं हमारे देश में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुद्धिस्ट टूरिस्ट फिर भी कम आते हैं। अदरवाइज तो देखो चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, इवन श्रीलंका से बहुत सारे बुद्धिस्ट टूरिस्ट आने चाहिए, लेकिन नहीं आते उतने।
मेडिकल टूरिज्म का बहुत स्कोप है इंडिया में, सरकार और अच्छा करेगी मेडिकल टूरिज्म को, थोड़े वीज़ा नॉर्म्स आसान कर देगी ताकि और ज़्यादा इलाज करवाने के लिए लोग भारत आ सकें। फिर देखो, एक मॉडिफाइड उड़ान स्कीम लॉन्च की जाएगी ताकि 120 नई डेस्टिनेशंस पे कनेक्टिविटी और ज़्यादा आसान की जा सके। उड़ान स्कीम में क्या होता है, छोटे एयरपोर्ट्स पे देखो एयरलाइंस जो है ना इंडिगो जैसी, वो फ्लाइट्स चलाना नहीं चाहते, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, तो सरकार कहती है कि आप फ्लाइट चलाओ भाई, शुरुआत में हम आपको थोड़े पैसे दे देंगे, थोड़ी सब्सिडी दे देंगे, लेकिन आप शुरुआत में फ़्लाइट चलाओ, बाद में अपने आप डिमांड क्रिएट हो जाएगी। जैसे नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हिली एरियाज़ हैं, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ पे ऐसी ना 120 नई डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे फ़्लाइट्स चलाने के लिए उड़ान स्कीम के अंतर्गत सरकार एयरलाइंस की मदद करेगी। तो आने वाले 10 सालों में ना 4 करोड़ जो पैसेंजर्स हैं ना वो उड़ेंगे इन 120 नई डेस्टिनेशंस पे। तो इस प्रकार से देखो इन्वेस्टमेंट की सारी जो डिटेल्स है ना हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट्स में देखो फर्स्ट पॉइंट ये है, जो एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, वो एमएसएमईज जो एक्सपोर्ट करती हैं दूसरे देशों में, अपना माल भेजती हैं, तो ऐसी एमएसएमईज की ना सरकार मदद करेगी। कैसे मदद करेगी? उनको एक्सपोर्ट क्रेडिट एक्सेस देके। फॉर एग्जांपल कोई एमएसएमई है, वो देखो ज़्यादा माल प्रोड्यूस करके विदेश में भेजना चाहती हैं, बट उनके पास में इतना पैसा नहीं है कि वो ज़्यादा माल प्रोड्यूस कर सकें, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा माल प्रोड्यूस करती हैं, इस वजह से कंपटीशन में पिछड़ जाती हैं। बट सरकार कहती है आप चिंता मत करो, आप एक्सपोर्ट के लिए माल प्रोड्यूस करना चाहते हो ना, तो आप हमसे क्रेडिट ले लीजिए, पैसे ले लीजिए, और उन पैसों की सहायता से अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करिए, एक्सपोर्ट इंक्रीज करिए। तो इसके लिए सरकार अलग से एक मिशन लॉन्च करेगी, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ताकि हमारी एमएसएमईज ग्लोबल मार्केट में अपना सामान ज़्यादा भेज सकें, और इसके लिए उनको लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट, भारत ट्रेड नेट। भारत ट्रेड नेट, ये देखो कोई वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन होगी। अब आपको पता है दूसरे देश में सामान भेजना है ना, माल भेजना है, तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना पड़ता है। अगर सारी डॉक्यूमेंटेशन एक वेबसाइट पे, एक एप्लीकेशन पे कंप्लीट हो जाए तो वाह वाह है। वही है ये भारत ट्रेड नेट। यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा इंटरनेशनल ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस के लिए। सामान भेजना है, मंगवाना है, पैसों की हेल्प चाहिए, सभी प्रकार की सॉल्यूशंस के लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म भारत ट्रेड नेट। नेक्स्ट, ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेशन। ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेशन, जैसे अक्सर हम एप्पल के बारे में बात करते हैं ना, एप्पल मोबाइल फ़ोन के लिए चिप आती है ताइवान से, इसके अलावा असेंबली होती है इंडिया में, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर यूएसए का है। तो ये पूरी सप्लाई चेन है, कहाँ से क्या आ रहा है और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो इंडिया का देखो ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेशन जरूरी है। इंडिया भी ना बड़े बड़े प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ सर्विस, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जरूर करे। इसके लिए देखो इंडस्ट्री 4.0 यानी नई जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ना, उस पर फोकस किया जाएगा, यूथ के ट्रेनिंग पे फोकस किया जाएगा, ताकि इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन्स का पार्ट बने। नेक्स्ट है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी। जीसीसी मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। जैसे देखो यूएसए की ना बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट हैं, अमेजोन है। अब ये कंपनीज ना कुछ ऐसे काम जो जिसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल काम, जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, समझ गए, बहुत सिंपल काम, वो अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ना ये एक सिंपल काम यूएसए में नहीं करवाना चाहती, क्योंकि ना वहाँ पे इनको ना इन सिंपल कामों के लिए ना लेबर पे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि यूएसए में लेबर कॉस्ट ज़्यादा है। तो ऐसी जो कंपनीज है ना अपने इन छोटे मोटे कामों के लिए ना सेंटर इस्टेब्लिश कर देती है डेवलपिंग कंट्रीज में, या फिर उन देशों में जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम होती है। जैसे इंडिया जैसा देश उपयुक्त है बड़ी बड़ी कंपनीज के इन कामों के लिए, क्योंकि इंडिया में इस प्रकार का टैलेंट मिल भी जाता है और लेबर कॉस्ट भी कम है। तो यही होते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज अपने छोटे मोटे सिंपल काम करवाती हैं और लेबर कॉस्ट कम आए। तो माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन जैसी कंपनीज के ना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं हमारे देश में, इन कंपनीज के छोटे मोटे कामों को करवाने के लिए।
सरकार चाहती है कि टीयर 2 सिटीज में ऐसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बने अलग अलग कंपनीज के। और इसके लिए सरकार क्या करेगी, अब जैसे पुणे जैसी सिटी है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेटा कंपनी का, फेसबुक और व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है ना मेटा, उसका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनता है। तो छोटे मोटे काम पुणे के उस कैपेबिलिटी सेंटर में होंगे मेटा कंपनी के। इसके लिए सरकार देखो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती है टीयर 2 सिटीज़ में, एयरपोर्ट्स को और बढ़िया कर सकती है ताकि आना जाना आसान रहे, बुनियादी सुविधाएं ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर सकती है, टैलेंट डेवलप कर सकती है ताकि बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे देश के टीयर 2 सिटीज़ में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इस्टेब्लिश करें। नेक्स्ट है इंप्रूव एयर कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रीमलाइन कस्टम्स फॉर पेरिसेबल गुड्स। अब देखो बहुत सारे सामान ना ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे फल हैं, फूल हैं। अब कोई किसान है किसी दूसरे देश में अपने फल या फूल भेजना चाहता है प्लेन से, जल्दी खराब हो जाएंगे, तो एयरपोर्ट पे ना ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ना ये फल फूल एयरपोर्ट पे एक दिन रखे भी रहें तो खराब ना हो। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पेरिसेबल आइटम्स को खराब होने से बचाया जा सके, समझ गए। और कस्टम प्रोसेस भी ना जल्दी जल्दी स्ट्रीमलाइन हो कि पेरिसेबल आइटम्स को ना ज़्यादा टाइम ना लगे। ऐसा ना फल फूल कोई किसान एक्सपोर्ट कर रहा है और कस्टम क्लियरेंस में ही 5 दिन लग गए, अरे भाई वो खराब हो गया उनका वो फ्रूट्स जो थे। जल्दी जल्दी स्ट्रीमलाइन करो ना, जल्दी जल्दी कस्टम क्लियरेंस दो। तो ये सरकार ने बोला है बजट में हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन में क्या क्या अनाउंसमेंट सरकार ने की हैं इस साल के बजट में। आने वाले 5 सालों में ना 50,000 और अटल टिंकरिंग लैब्स इस्टेब्लिश की जाएंगी गवर्नमेंट स्कूल्स में। अटल टिंकरिंग लैब में क्या होता है, बच्चे एक्सपेरिमेंट जब करते हैं ना, प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते हैं तो उनके अंदर इनोवेशन पैदा होता है, क्यूरोसिटी पैदा होती है। जो हम बोलते हैं ना हमारे देश में साइंटिफिक टेम्पर कम है लोगों में, तो ये जो अटल टिंकरिंग लैब है ना वैसे तो काफ़ी काम की चीज़ है, बच्चे सीखना चाहें तो बहुत सीख सकते हैं। लेकिन एक आधी न्यूज़ में पढ़ रहा था जिसमें ये बोला गया था कि अटल टिंकरिंग लैब इस्टेब्लिश कर दी जाती है बट टीचर अच्छे से उन लैब्स को यूज़ नहीं कर पाते। तो सरकार को ना इन स्कीम्स का ना रिव्यू भी करते रहना चाहिए कि जिस आउटकम को सोच के ये प्रोजेक्ट या स्कीम चलाई गई है क्या वो आउटकम अचीव हो रही है नहीं हो रही, या फिर कोई रोड ब्लॉक है। हालांकि अब मुझे 1-2 खबर से देखो पूरी स्कीम को जज नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं तो वैसे ही आपको बता रहा हूँ, ये तो ज़रूर होना चाहिए किसी भी स्कीम का ना समय समय पे आउटकम बेस्ड एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए कि क्या आउटकम निकली है। नेक्स्ट, भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर ना सभी गवर्नमेंट के सेकेंडरी स्कूल्स को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लॉन्च की जाएगी ताकि हमारे देश में ना जो कंटेंट है ना बच्चों को अपनी अपनी मातृभाषा में मिले, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो भी मातृभाषाएं हैं ना उनमें बच्चों को बढ़िया वाला एजुकेशनल कंटेंट मिले, डिजिटल कंटेंट उन्हीं की भाषा में, बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख सकेगा। अच्छा ये इनिशिएटिव है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। नेक्स्ट है 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया जाएंगे स्किलिंग के, ताकि यूथ को इक्विप किया जा सके मेक फॉर इंडिया के लिए, मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए। अब देखो, अब पहले तो सरकार को ये देखना चाहिए कि पुराने जो मिशन लॉन्च किए गए थे, स्किल इंडिया मिशन, उनका क्या हुआ, क्या वास्तव में उनसे हमारे देश के युवा लोगों की स्किल्स इंक्रीज हुई या नहीं हुई, कितने लोगों ने स्टार्टअप्स इस्टेब्लिश किए उन स्किल्स का यूज़ करके। तो ये आउटकम बेस्ड एनालिसिस सरकार को जरूर करने चाहिए। खैर इस बार की अनाउंसमेंट क्या है, 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किए जाएंगे स्किलिंग के लिए, ताकि और अच्छे से स्किल हासिल करें देश का यूथ, इंडिया के लिए वो बनाए, वर्ल्ड के लिए बनाए। 5 IITs में ना 6500 सीट्स बढ़ाई जाएंगी और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे देगी यूनियन गवर्नमेंट। फिर देखो 500 करोड़ की सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI फॉर एजुकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। मतलब AI का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है एजुकेशन के लिए, इस पर काम चलेगा इस 500 करोड़ की लागत से। नेक्स्ट, मेडिकल कॉलेजेस में ना अगले 5 सालों में 75,000 सीट्स इंक्रीज की जाएगी। चलो अच्छी चीज है। सरकार ने किस आइटम पे कितना खर्च किया वो भी आप देख लीजिए, ये साइड में जो तस्वीर है राइट में। डिफेंस पे 4,91,000 और रूरल डेवलपमेंट पे 2,66,000, होम अफेयर पे 2,33,000, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ पे 1,71,000, एजुकेशन पे 1,28,000। तो डिफेंस पे सबसे ज़्यादा खर्च है। यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकती है,
आप ना डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, किस एरिया में सरकार ने सबसे ज़्यादा खर्च किया है या फिर सबसे कम खर्च किया है। इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ सकती है। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रोविजंस किए गए हैं इस साल के बजट में। वित्त मंत्री कहती हैं कि 2014-15 में हेल्थ पे खर्च होते थे सिर्फ 34,286 करोड़ और 2025-26 में खर्च किए जाएंगे 99,858 करोड़, यानी पिछले 10 सालों में 191% का इजाफा। अनाउंसमेंट क्या की गई है, 26 जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है ना, उन पे बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, समझ गए। 36 ऐसी दवाइयाँ जिनसे जान बचती है, नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, उन पे बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, मतलब वो दवाइयाँ इंपोर्ट करने पे सस्ती मिल जाएंगी हमारे देश में बिना कस्टम ड्यूटी के। 6 लाइफ सेविंग ड्रग्स पे सिर्फ 5% की कंसेशनल ड्यूटी लगेगी। 37 और ज़्यादा मेडिसिन को और 13 पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को फुली एग्जेम्प्ट किया गया है कस्टम ड्यूटी से। अब एक चीज़ देखो, कैंसर आपको पता है ऐसी बीमारी है, जल्दी डिटेक्शन हो जाए तो बहुत सही है, जान बच सकती है। तो ये अनाउंसमेंट किया गया है हमारे देश में ना, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ना, तो शुरुआत में ना 200 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ना डे केयर वाला कैंसर सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा, डे केयर कैंसर सेंटर। वहाँ पे देखो जैसे कैंसर डिटेक्ट करने के लिए मशीनें वगैरह होगी, किसी को लगता है तो जाके जांच वगैरह करवा सकता है, जिसको हो गया है वो कुछ कंसल्टेशन वगैरह के लिए जाना चाहता है तो वो भी जा सकेगा। ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 200 डे केयर कैंसर सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे। नेक्स्ट, गिग वर्कर्स हेल्थ केयर। गवर्नमेंट ना ई श्रम पोर्टल पे गिग वर्कर्स को, जो जोमेटो और इनके जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं ना, उबर ओला के भी ड्राइवर, इन सबको ई श्रम पोर्टल पे सरकार रजिस्टर करवाएगी और रजिस्टर करवा के 1 करोड़ गिग वर्कर्स को ना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ना हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। जो 5 लाख तक का इंश्योरेंस नहीं मिलता प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हॉस्पिटलाइजेशन पे, तो ये अब गिग वर्कर्स को मिलेगा। अच्छी चीज़ है। सरकार ना प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स के साथ में काम करके मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इराक से, यमन से हमारे देश में लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, तो कोशिश ये की जाएगी कि उन लोगों को वीज़ा आसानी से मिल सकें, ताकि और ज़्यादा लोग इंडिया में इलाज करवाने के लिए आ सकें और इंडिया को ना पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबल हेल्थ केयर हब के तौर पे डेवलप किया जाए। मतलब दुनिया माने कि हाँ यार, इलाज करवाना हो तो इंडिया एक बेस्ट जगह है जहाँ पे इलाज सस्ता भी है, बढ़िया भी है, तो और ज़्यादा लोग आएंगे। अब मेजर स्कीम्स पे सरकार कितना खर्च कर रही है। पीएम पोषण स्कीम पे 12,500 करोड़, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पे 9,652 करोड़। ये चीज़ें यूपीएससी वैसे पूछती नहीं है कि किस स्कीम पे सरकार कितना खर्च कर रही है। अब लास्ट में कुछ रिफॉर्म्स की बात कर देते हैं जो सरकार लेके आई है। जैसे एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस कंपनीज के लिए पहले 74% थी, 100% कर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, पहले कोई बाहर की कंपनी इंडिया किसी इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहती तो सिर्फ वो 74% मालिकाना हक हासिल कर सकती थी, लेकिन अब पूरी तरह से 100% ओनरशिप भी किसी विदेशी कंपनी की हो सकती है इंश्योरेंस सेक्टर में। समझ गए? पहले किसी विदेशी कंपनी की इंश्योरेंस सेक्टर में मैक्सिमम 74% हिस्सेदारी हो सकती थी, अब 100% हो सकती है। नेक्स्ट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विसेज। जैसे मैंने आपको बोला था ना, पोस्ट ऑफिस आज के समय में बहुत सारे काम कर रहे हैं। अब सरकार कह रही है कि पोस्ट ऑफिस ना बैंक जैसा काम करें। अब इस चीज़ पे हम और ज़रा ध्यान देंगे, ताकि बहुत सारे गांव जहाँ पे बैंक नहीं है ना, पोस्ट ऑफिस तो हर जगह होता ही है, तो ना वहाँ पे पोस्ट ऑफिस ना सारी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें, जो वो करते हैं अभी फ़िलहाल। नेक्स्ट, क्रेडिट इन्हेंसमेंट फैसिलिटी बाय नाबफिड। नाबफिड क्या है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऐसा कुछ है ये। अब ये क्या करेगा? ये ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्या करेगा। फॉर एग्जांपल, एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब ये ना बॉन्ड इशू करती है पैसा उधार लेने के लिए, लेकिन इस कंपनी की ना रेटिंग बहुत ख़राब है अभी। फॉर एग्जांपल बी है, तो कोई एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बॉन्ड परचेज नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए ना जो नाबफिड है ना, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये पार्शियल क्रेडिट इन्हेंसमेंट फैसिलिटी देगा। मतलब एक प्रकार से ना गारंटी दे देगा कि भैया एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी 100 करोड़
का लोन मांग रही है ना, उसमें से अगर ये नहीं दी पाई तो 20 करोड़ हम दे देंगे। तो ये गारंटी होगी, एक प्रकार से पार्शियल गारंटी होगी। इससे ना उस एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो ट्रस्ट है मार्केट में बढ़ जाएगा, उसकी रेटिंग इंप्रूव हो जाएगी। बी पहले थी, अब बढ़ के ए हो गया, तो फिर लोग ना उस कंपनी के बॉन्ड परचेज कर लेंगे, उसको पैसा मिल जाएगा। तो ये फायदा होगा क्रेडिट इन्हेंसमेंट फैसिलिटी का, एक प्रकार से गारंटी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। रूरल एरियाज में जैसे देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ना क्रेडिट स्कोर दिए जाएंगे, समझ गए? जैसे कंपनीज को, जैसे आप लोन लेने जाते हो, आपका सिबिल स्कोर चेक होता है ना, तो उसी प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी ना मान लीजिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर दिया जाए, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स फिर आसानी से परख सकती हैं कि इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, पेंशन सेक्टर। एक फोरम सेटअप किया जाएगा जिसमें ना क्या होगा, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी और इंश्योरेंस वाली कंपनीज दोनों मिल के ना अच्छे पेंशन प्रोडक्ट डेवलप करेंगे जिससे ज़्यादा फायदा हो लोगों को। नेक्स्ट, केवाईसी सिंप्लीफिकेशन। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। आप देखो बैंक में खाता खुलवाते हो, डीमेट अकाउंट खुलवाते हो, तो आपका ना केवाईसी होता है, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस, वो सब वेरीफाई होता है। लेकिन दिक्कत ये है, बैंक खुलवाओ तब भी केवाईसी चेक, डीमेट अकाउंट खुलवाओ तब भी केवाईसी चेक, दूसरे बैंक में खाता खुलवाओ तब भी केवाईसी चेक, बार बार केवाईसी चेक होता है। तो सरकार चाहती है कि केवाईसी रजिस्ट्री को ना थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जा सके, ताकि एक बार आपने केवाईसी करवा लिया तो बार बार दोबारा से सेम प्रोसीजर अपनाने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए क्या किया जा रहा है, केवाईसी रजिस्ट्री को थोड़ा अपडेट किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कंपनीज के मर्जर से संबंधित है। जैसे देखो दो कंपनीज का आपस में ना मर्जर हो गया मान लीजिए, तो पहले ना बहुत टाइम लगता था, 1 साल से ज़्यादा का समय लग जाता था, बहुत सारे अप्रूवल चाहिए होते थे। बट ना सरकार ने बोला कि हम ना इस प्रोसीजर को थोड़ा कम कर देंगे ताकि जल्दी जल्दी कंपनीज का मर्जर हो सके, एक्सपेंशन हो सके। नेक्स्ट, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। 2 देशों के बीच में साइन होती है ये, एक देश की दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सरकार अभी ना BIT मॉडल को ना अपडेट कर रही है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बना रही है। 2024 में 2 देशों के साथ में हमने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन से देशों के साथ में हमने 2024 में BIT साइन की है। तो पॉइंट ये है, सरकार कहना चाहती है कि अब ना हमने हमारा जो BIT मॉडल है उसे इम्प्रूव कर लिया है। अब इसी मॉडल पे ना अलग अलग देशों के साथ में ये BIT ट्रीटी साइन की जाएगी, ऐसा सरकार बोल रही है। फिर है रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कम से कम स्ट्रिक्ट हो, बिजनेस करना ज़्यादा आसान हो हमारे देश में, समझ गए। फिर बजट में अनाउंसमेंट की गई कि एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स का लॉन्च किया जाएगा कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सा स्टेट सबसे फ्रेंडली है। अब रैंकिंग दी जाएगी ना अलग अलग राज्यों को, भाई कौन सा राज्य ज़्यादा फ्रेंडली है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फिर हेल्दी कंपटीशन पैदा होगा विभिन्न राज्यों के बीच में और सारे अच्छी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे राज्य में आए। फिर नेक्स्ट है जन विश्वास बिल 2.0। अभी देखो हमारे देश में ना बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनमें ना क्रिमिनल प्रोविजंस हैं। भाई आपने जैसे पैसे नहीं दिए फॉर एग्जांपल, तो आपको 3 साल की सज़ा हो सकती है। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ कि अलग अलग ना लॉज में 100 से ज़्यादा प्रोविज़न अभी भी क्रिमिनल हैं। तो सरकार ना उनको डीक्रिमिनलाइज करेगी कि यार कोई पैसा ना दे तो ऐसा नहीं उसको जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा कर लो कि उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी, समझ गए। तो यही है कि सिविल केस चले उसके खिलाफ, क्रिमिनल केस ना चले। तो सरकार 100 से ज़्यादा प्रोविजंस को ना अलग अलग लॉज में डीक्रिमिनलाइज कर देगी, ये सरकार ने बोला है जन विश्वास बिल 2.0 लाकर। तो इस प्रकार से देखो मेजर रिफॉर्म्स की भी हमने बात कर ली। तो ये दूसरा पार्ट था बजट की सीरीज में हमारे बजट डिस्कशन का।